So what language you want? Hindi, English? इंग्लिश। चल भी चैनल मैं चेंज। थोड़ा कंफर्टेबल हो जब सबसे पहले जब हम शूटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो मेन प्रायोरिटी होती है वो होती है हमारी सेफ्टी। जब हम रेंज पे जाते हैं तो हमारा वेपन अनलोडेड होना चाहिए, उसमें सेफ्टी फ्लैग होना चाहिए और वेपन को हमेशा सेफ डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, जितना भी होती है। और जब भी जैसे अब मैं रेंज पे जा रही हूँ तो रेंज ऑफिसर जो हमारे होते हैं या जूरी जो होते हैं उनकी परमिशन के बिना हमें वेपन को टच भी नहीं करना होता। जब हमें कमांड मिलती है कि ठीक है अनलोड योर वेपन और अनपैक योर वेपन और कम टू द लेन, तभी हम अपना जो बॉक्स है और जो अपने वेपन है उसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आता है अगर हम जो इवेंट कर रहे हैं उसके बारे में हमें उसको पता होना चाहिए, उसकी एसेसरीज़ के बारे में। सबसे पहले मेन एसेसरीज़ क्या होती है, इसमें इवेंट पीच साइड में दो इवेंट होते हैं, पीच साइड प्रोन, पीच साइड 3P। तो इसमें राइफल जो हमारी होती है .22 पीच साइड जर्मन राइफल्स होती है जो हम यूज़ करते हैं। इस राइफल में सबसे ये जो होता है ये हमारा होता है बट स्टॉक, जो हमें सपोर्ट करता है प्रोन, नीलिंग और स्टैंडिंग की पोजीशन के लिए। ये शूटर टू शूटर डिपेंड करता है कि इसकी पोजीशन कैसी, ये कितना एडजस्टेबल है। इसमें मिनिमम 20 to 25 बोल्ट्स हैं जो हमें एडजस्ट करते कि ठीक है मैं अगर प्रोन में पोजीशन ले रही हूँ तो मेरे को बाहर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ रखना है, क्योंकि ये सपोर्टेड राइफल है। तो आप इससे जितना सपोर्ट ले सकते हो आपकी बॉडी से उतनी कम मूवमेंट होगी और आपकी जो एक्यूरेसी है वो उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो ये हमारा बट स्टॉक होता है जो हम शोल्डर बट में इसको ऐसे यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा चीक प्लेट, ठीक है। चीक प्लेट ये भी सेम शूटर टू शूटर डिपेंड करता है। किसी की गर्दन लंबी है तो उसको जो चीक प्लेट है उसकी पोजीशन हाई रखनी पड़ती है। अगर कोई छोटा शूटर है जैसे जिसकी गर्दन छोटी है तो उसको नीचे की तरफ रखना होता है। इसकी भी एडजस्टमेंट्स होती है। चीक प्लेट चीक అంటే ఇది చప్పడ పడతానే అది చీక్ ఇక్కడ ఇది చీక్ ప్లేట్ అర్థమవుతుందా పడతాయి కదా అది చీక్ ప్లేట్। ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड ओपन साइड में सबको पता है बैक साइड यू कट, यस ओके। ये है हमारी फ्रंट साइड। इसमें जो है एक मिनट मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये हमारी है बैक साइड और ये हमारी फ्रंट साइड है। जो इसमें ये सबको होल दिखाई दे रहा है, ये होल है। जो ये होल है ये हमारा तो बैक साइड का अपर्चर होता है जो जिससे हमें जो है बैक साइड से लेके हमें फ्रंट साइड में देखना होता है। इसके अंदर सभी को ये दिखाई दे रहा है कट रिंग, सबको ये इस रिंग है ना, ये रिंग, ये इस रिंग का भी साइज होता है। जब हम शूटिंग में करते हैं तो इसका हर एक इक्विपमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो उसका प्रॉपर मेजरमेंट होता है कि आप इस लिमिट से इस लिमिट तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, इससे ऊपर आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। जो हमारे पास है सभी राइफल्स में 3.8 है विच इज़ गुड वन, ओके। क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी मूवमेंट जो होती है बैक साइड तो फ्रंट साइड और टारगेट को जो हमारी अलाइनमेंट और पिक्चर होती है उसको देखने का जो अपर्चर बढ़ जाता है और मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो जब हम शूटिंग करते हैं तो बैक साइड, फ्रंट साइड और हमारा टारगेट। जब ओपन साइड करते हैं उसमें हमारा क्या होता है यू कट होता है, फ्रंट साइड टिप होती है, ठीक है, उसको मिलाते हैं। लेकिन इसमें रिंग टू रिंग होता है, बैक साइड, फ्रंट साइड देन टारगेट। बोर्ड लगा ले, बोर्ड में ये राइफल की बॉडी है, ये बैरल है, ये राइफल स्टॉक है, स्टॉक बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये हमारी होती है बैरल होती है। जो ये है हमारी ग्रिप है और ये हमारा ट्रिगर है। सभी ने ओपन साइड चलाई, ओपन साइड का ट्रिगर हैवी है, कितना भारी। बस इसका क्या होता है, इसका टच फायर है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ट्रिगर कब चला गया और ये गोली देखो
जितना छोटा होल उतना बड़ा उसका साइज। बैक साइड का होल कितना छोटा है, बिल्कुल एक जो अपनी पेन की नोक होती है उतना, लेकिन पीछे से जब हमारे ये आई पे जब हम इससे देखते हैं तो ये हमारा साइज़ कितना हमें इतना दिखाता है। मतलब अगर आप 3 नंबर पे फायर कर रहे हो, 3 नंबर टारगेट पे फायर कर रहे हो, तो आपको 4 और 2 नंबर के टारगेट भी हाफ हाफ दिखाई देते हैं इस बैक साइड से। ठीक है, फिर हम आती है हमारी ये जो फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में ये वाला जो रिंग है, ठीक है, ये वाला रिंग पहले आपको क्या दिखा, एक्चुअली इसमें 4 रिंग बनते हैं, एक रिंग और बनता है यहाँ पे। जो ये वाला रिंग है, ये है ये वाला रिंग, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद जो अंदर वाला रिंग है ये हमारी होगी फ्रंट साइड, और ये हमारा हो गया टारगेट। हम ओपन साइड में हम कैसे करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ से, ये हमारा बैक साइड हो गया, ये हमारा फ्रंट साइड हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। 6 o'clock हम एम करते हैं, मोस्ट ऑफ द शूटर सेंटर में भी एम करते हैं एक्यूरेसी के, जिनका सूट बैठता है। बट जो प्रॉपर एमिंग है ओपन साइड की वो 6 o'clock ही होती है। जो हमारी वेपन, जो ओपन साइड की वेपन्स है उनकी जीरोइंग टारगेट पे 1 में दिखा देना। हाँ सर, बिल्कुल। जो उनकी एडवांस मिलेगा, हमें कुछ और एडवांस मिले तो हमें ये रिंग टू रिंग देखना पड़ता है। तो हमें प्रॉपर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 to 5 जब हम एडवांस लेवल पे चले जाते हैं तो जो ये बैक साइड्स हैं ये भी, इनका भी वो हो जाती है, मैन्युफैक्चर्स हो जाती है, तो इनमें जो रिंग की साइज़ है वो भी बढ़ जाती है, और एक रिंग से वो 3 से 4 रिंग हो जाती है एक्यूरेसी के लिए। क्योंकि जब हम बैक साइड फ्रंट साइड देखते हैं तो हमारा फोकस जो होता है, हम ये देखते हैं कि हमारी बैक साइड फ्रंट साइड ठीक है, प्रॉपर मैच। क्योंकि जब हम बैक साइड से देखते हैं तो हमें जो हमारे सामने का व्यू है, टारगेट नंबर लेफ़्ट और साइड वाले टारगेट भी दिखाई देते, तो हमारा ध्यान ज़्यादा उधर जाता है, टारगेट पे कम रहता है। लेकिन जब 3 से 4 रिंग बढ़ जाते तो हम रिंग की एक्यूरेसी देख के चलते, ठीक है, ये वाला साइज़ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ऊपर भी ठीक है और नीचे भी ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोन हीलिंग। और स्टैंडिंग में सब में राइफल, ये हमारा पाम रेस्ट है जो हम स्टैंडिंग में यूज़ करते हैं। इसमें पाम रेस्ट नहीं है, थोड़ी डिफ़िकल्टी भी आती है जब हम पोजीशन लेते हैं, तो ये रहता है कि कभी किसी का यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ ले रहा है, किसी को राइफल नीचे लगती है, किसी को ऊपर। तो ये हमारा पाम रेस्ट है, इसमें ये हुक ये बोल्ट दिए हुए हैं, सॉरी नट दिए हुए हैं, तो इनसे हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इनकी हाइट बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, ये जो है साइड राइजर्स हैं, ये रिमूवेबल है। ठीक है, ये साइड राइजर है, तो हम नीलिंग और स्टैंडिंग करते हैं तो हम इसमें साइड राइजर यूज़ करते हैं उसकी हाइट बढ़ाने के लिए। और मैं नीलिंग में कंफर्टेबल हूँ विदाउट साइड राइजर, आप नहीं हो, आप भी नहीं हो, मतलब ये शूटर टू शूटर डिपेंड करता है कि आपको कितनी पोजीशन चाहिए और कितना आपका मतलब कि स्टांस है, कि आप कितने अच्छे से प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हो। ठीक है, जब हम नीलिंग प्रोन में आते हैं तो ये हमारा रहता है। अभी हम पोजीशन बनाएंगे जो नीलिंग की होती है, स्टैंडिंग की होती है, प्रोन की होती है। मोस्टली जो 3P वाले उन्होंने तीनों पोजीशन की है, प्रोन वालों ने प्रोन पोजीशन की है। ठीक है, फिर आता है ये हमारा हो गया, ये आती है हमारी एसेसरीज़ में, एसेसरीज़ में आती है एसेसरीज़ में। ये क्या होता है, स्लिंग। ठीक है, ये हमारी स्लिंग कड़ी होती है, ये हमारा हैंड स्टॉपर होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा पाम रेस्ट मतलब पाम को रेस्ट कर रहा है, ये हमारा हैंड स्टॉपर, ये यूज़ होता है हमारा प्रोन और नीलिंग में। जब हमारी स्लिंग कड़ी अभी हमारे पास है नहीं, हम कल तक आ जाएगी। जब हम नीलिंग और प्रोन में स्लिंग कड़ी यूज़ करते हैं तो ये हमें हमारी राइफल को होल्ड करने में सपोर्ट करती है। तो जो मूवमेंट होती है जब आप इस राइफल में करते हो विदाउट स्लिंग के, तो वो मूवमेंट है बहुत मिनिमम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। अभी फर्स्ट हम करेंगे नीलिंग पोजीशन पे। नीलिंग पोजीशन में क्या क्या एक्सेसरीज यूज़ होती है, पाम रेस्ट उसमें यूज़ नहीं होता है, बट अभी रूल आ गया है कि आप पाम रेस्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी राइफल बहुत नीचे जा रही है तो हाइट बढ़ाने के लिए आप पाम रेस्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी हम राइफल को जोड़ना सीखेंगे। ये हमारी एलन बोल्ट है, ओके, ये इसके बोल्ट की एसेसरीज़ हैं। हम इसको इसके अंदर रखते हैं ताकि जो इसकी पिन है, फायरिंग पिन, वो टूटे ना और सेफ रहे। तो ये हमारी एलन कीज़ होगी जो हमें हमारी एडजस्टमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है।
कभी भी जब हम ये एलन की यूज़ कर सकते हैं, हमेशा इतना यूज़ करना है बस। जैसे मैंने ये बहुत टाइट है ये सारी, अब मैंने इतना यहाँ पे टाइट हो गया, बस इसको छोड़ दो। अगर हम इसको ज़्यादा कस करेंगे तो ये फ्री हो जाएंगे, ठीक है। राइफल का वेट कितना होता है पीप साइड जर्मन का, पीप साइड वालों कितना होता है? सर मैं इनसे पूछ रही हूँ वेट कितना होता है राइफल का? नहीं 8.5 kg, 8 kg विद एसेसरीज। एसेसरीज मीन आपका पाम रेस्ट, स्लिंग कड़ी, बेल्ट और जो भी होता है आपको सब लगा के, ठीक है। और एक बात, जब हम राइफल, एक मिनट, जब हम राइफल की एडजस्टमेंट करते हैं तो हमेशा जो हमारे स्क्रू हैं वो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ होने चाहिए, ताकि जो कोच है या हम खुद भी बाई चांस हम मैच कर रहे हैं और हमें किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ गई कि ठीक है कोच नहीं आ सकते लेन के अंदर क्योंकि अलाउड नहीं होता, पीछे से आप असिस्ट कर सकते हो पर वो आगे नहीं जा सकता, तो आपको क्या करना था, ये हमेशा राइट साइड में क्यों रखे जाते, ताकि क्योंकि हमारा लेफ़्ट हैंड जो है वो फ्री नहीं रहता, वो बिल्कुल अटैच हो जाता है उसके साथ, हम उसको मूव नहीं कर सकते। अगर हमने उसको मूव किया तो हमारी पोजीशन जो है वो हिल जाएगी, ठीक है। तो राइट साइड में रखने चाहिए ताकि ये इजी टू मूव हो और हम विदाउट अपनी पोजीशन को तोड़े हम अपनी एडजस्टमेंट कर सकें। अभी आप में से कोई एक शूटर आ जाओ जिसने पीप कर रखी किट पहन के, लेकिन ये किट आपको नहीं आएगी। ठीक है। Let me just tell you, all of you are going to represent the NCC Directorate, APNT. As I told you, either IDSS or TSC. Yes or no? Yes, sir. So be confident now. ओके, सबसे पहले हम करते हैं प्रोन पोजीशन के बारे में, सबसे बेसिक प्रोन पोजीशन। जब हम ये, सर मैं एक बार बिना के दूँगा, जब हम Your rifle always will have this safety plus, always. ठीक है, और जब हम फायर कर लेते हैं तब इसके जो जहाँ पे एम्यूनेशन है हमें वहाँ, जब हम लेन को छोड़ते हैं हमें कमांड मिलती है कि आप लेन को छोड़ो, सब कुछ ठीक है सर इसका, तो हमें क्या सेफ्टी फ्लैग इंसर्ट करके निकलना होता है, अदरवाइज हमें क्या होता है, हमें रेड कार्ड दिखा दिया जाता है और हमारी 2 पॉइंट्स की पेनल्टी हो जाती है। मान लो अगर हम टॉप में आ रहे हैं, मैं आ रही हूँ फर्स्ट, मेरे को आ रहा है गोल्ड मेडल आ रहा है, बट अगर मैंने सेफ्टी फ्लैग नहीं डाला, जूरी ने या फिर जो CRO है, चीफ रेंज ऑफिसर है, उसने देख लिया तो मेरे 2 पॉइंट डिडक्ट करते और मेरा मेडल भी चला जाएगा। And other directorate also can raise this point. हाँ, और अगर आपको कोई देख लेता है, So you have to make this your habit. ओके, अगर बाई चांस जूरी मेंबर ने नहीं देखा लेकिन किसी साइड वाले ने देख लिया तो वो बोलेगा कि APNT ने ये नहीं डाल रखा, तो आपके मेडल से भी नीचे आ जाता है और पॉइंट भी कट जाते हैं आपको, ठीक है, वार्निंग अलग से मिलती है। सबसे पहले हम सबसे बेसिक पोजीशन है जो हमारी प्रोन पोजीशन है वो करते हैं। सबसे पहले सबको नेचुरल अलाइनमेंट पता होनी चाहिए। नेचुरल अलाइनमेंट जो हमारा टारगेट होता है, सबसे पहले हमें दोनों आंखों से देखना है। पहले एक आंख बंद करने, हैंड की पोजीशन नहीं, ठीक है, मेरे ये यहाँ आ रहा है, मैंने दूसरी आंख बंद की, फिर टारगेट के लिए सेम। अगर दोनों की तरफ दोनों आंखों से देखने से अगर सेम आ रहा है तो इट्स मीन ये मेरा नेचुरल पोजीशन है। जहाँ पे
टारगेट के सेंटर में ये लाइन आ रही है, वहीं पे मेरे को लेफ्ट एल्बो रखनी है। ठीक है, वेपन हैंडलिंग कैसे होता है, सबसे पहले अपनी नीलिंग पोजीशन में आओ आराम से। हमें ग्लव्स दे देंगे, ग्लव्स ग्लव्स ग्लव्स। ठीक है, ये ग्लव्स क्यों पहनते हैं, जो हमारी स्लिंग होती है वो बहुत पतली होती है, पतली इन द सेंस थोड़ी फाइन होती है, तो इससे और स्लिंग और हमारे हैंड स्टॉपर को हमें अच्छा सा कांटेक्ट मिल पाता है। ठीक है, सबसे पहले अब मैं यहाँ पे बैठ के, मुझे पता है मेरा सेंटर यहाँ है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे अपनी कोनी प्लेस, सबसे पहले अपना वेपन उठाना है, इसको इधर रखना है, ये करना है, पीछे नहीं लेके जाना। आप यहाँ से जो 90 डिग्री, इससे तो पीछे लेके जा ही नहीं सकते हो। बाई चांस अगर मैं यहाँ से लेफ्ट भी करूँ तो 45 डिग्री मैक्सिमम मैं 45 डिग्री अपना वेपन लेफ्ट और राइट साइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एडजस्ट किया अपना हैंड स्टॉपर पे जो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से फिट करना है, पूरा अच्छे से, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। काफ़ी शूटर्स क्या करते हैं, यहाँ रख लेते हैं, देखो ये यहाँ रख लेते हैं, तो उनको क्या सपोर्ट नहीं मिल पाता। एक बार स्टार्टिंग में क्योंकि स्लिंग हमारी बिल्कुल टाइट है, हमें लगेगा कि नहीं अच्छी पोजीशन है। जब 20 से 30 शॉट के बाद बॉडी वार्म अप होती है तो हमारा हाथ धीरे धीरे वेट इसका मेंटेन नहीं कर पाता और हमारा हाथ आगे की तरफ चला जाता है और हमें लगता है कि मैं तो अच्छा कर रहा था या कर रही थी, मेरे शॉट कैसे नीचे ऊपर आ रहे हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहला हमेशा राइफल उठाने के बाद यही रखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड की जो पोजीशन होती है वो एक बार जैसी बना ली 60 शॉट तक वो सेम रहेगी। पोजीशन के लिए सबसे पहले राइफल, मैंने जैकेट पहन रखी है, मैंने स्लिंग लगाई अपनी, बैठ गई। सबसे पहले जो प्लेसमेंट होती है वो होती है लेफ्ट एल्बो की। इस हाथ को ये रखना है, ये मैंने लेफ्ट एल्बो रखी और मैं लोअर बॉडी के साथ पीछे चली गई। ठीक है, अभी मेरा काम है सिर्फ मेरे लेफ्ट जो, सबसे पहला मेरा काम है मेरा जो लोअर बॉडी है उसको रिलैक्स करना, क्योंकि पूरी शूटिंग में लोअर बॉडी का कोई काम नहीं है। ठीक है, आप आराम से रिलैक्स हुए, जहाँ पे भी पूरा इस पाँव को आप बेंड भी कर सकते हो, स्ट्रेट भी कर सकते हो, और ये दोनों पाँव की जो हील है उनको टच भी कर सकते हो और उठा भी सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जहाँ आपको कंफर्टेबल बॉडी से मूवमेंट नहीं हो रहा है वो पोजीशन बनानी। फिर क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड से अपने बट को उठाना है और ये इधर प्लेस करना है, आगे नहीं देखना है ना किसी को भी, मतलब देखो मैं अभी आगे नहीं देख रही हूँ कहीं भी नहीं। सबसे पहले ये प्लेस किया लेफ्ट एल्बो, फिर मैंने यहाँ से उठाया, मैंने मेरा बट एडजस्ट किया, ये वाला गैप टच करो सभी अपने यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, ये वाला गैप, तो इसको इधर, ठीक है, ये सेट किया। फिर क्या करना है, मेरे को ग्रिप पकड़नी है। ठीक है, फिर करनी है ग्रिप और फिर मेरे को राइट एल्बो रखनी है ताकि जो ये एडजस्टमेंट है वो ज़्यादा ना रहे। ठीक है, मैंने मेरी पकड़ी, ठीक है, मेरी यहाँ है और मैं ये पोजीशन, अभी मेरे को 2 से 3 लॉन्ग ब्रीथ लेनी है ताकि मेरी बॉडी और मेरी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बिल्कुल रिलैक्स रहे। ठीक है, उसके बाद हाँ बॉडी को चेक करना है कि जो मेरा लेफ़्ट लेग है राइट लेग है वो अच्छे से है या नहीं, जहाँ मैं डेली रखती हूँ वो है या नहीं। उसके बाद मेरी लेफ़्ट एल्बो सही से प्लेसमेंट है, यानी मेरे टारगेट के सेंटर में है या नहीं है, मेरा जो ग्रिप है वो सही है या नहीं, और मेरी राइट एल्बो। फिर उसके बाद मेरे को लॉन्ग ब्रीथ, आराम से रिलैक्स पूरा, फिर प्रॉपर मेरे को चीक रखना है अपना। ठीक है, ये प्लेसमेंट रहेगी चीक। जो चीक की प्लेसमेंट है जितना इजी आप उसको रख सकते हो, ठीक है, जितना इजी आप रख सकते हो। वेट में एडजस्ट करना पड़ेगा कि लगे नहीं ये मेरा ही वेट है, मेरे को ही उठाना है। ठीक है, ये हमारी होगी जो अब हमें नीलिंग पोजीशन करनी है। नीलिंग पोजीशन में सबसे पहले जो एक्सेसरी होती है वो हमारा होता है नीलिंग रोल। इसका भी एक डाया होता है 18 बाई 25 सेंटीमीटर। 18 इसका डाया होता है, 25 इसकी लेंथ होती है। उससे ज़्यादा कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। अभी कभी ये क्वेश्चन होता है जब आप करोगे इसको थोड़ा समझोगे कि मैम इसको बिल्कुल टाइट बिल्कुल हार्ड रखें या बिल्कुल सॉफ्ट रखें। तो ये क्या होता है शूटर टू शूटर। अभी मेरी हाइट बहुत लंबी है तो मेरे को नीचा जिसमें बिल्कुल कम उसमें कॉर्क होगा वो जमेगा, बिल्कुल पतला पतला।
लेकिन जिसकी हाइट छोटी है उसको हाइट चाहिए तो हम इससे भी हाइट बढ़ा सकते हैं अपनी, ठीक है। सबसे वही सेम हम प्रोन पोजीशन में क्या करते हैं, नेचुरल अलाइनमेंट ली, वहाँ पे हम अपनी लेफ़्ट एल्बो को रखते हैं, ठीक है। और नीलिंग पोजीशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम अपना जो है उसी की अलाइनमेंट, जैसे ये मेरी अलाइनमेंट है तो हम इसको 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री उसकी टारगेट के 45 डिग्री रखते हैं। और इसमें हमारी जो राइट एल्बो है उसको मैं अभी उधर करके बता रही हूँ आप सबको, राइट मी, ठीक है। ये मैंने रखा, ये मेरा टारगेट है। तो ये जो प्लेसमेंट होती है, ये वाला पोर्शन जो है ये इस पर पूरा प्रॉपर आएगा। सबसे पहले बैठना ही ऐसे है आपको, आप बैठे, जो ये आपका पाँव है इसकी पोजीशन ये रहेगी, ठीक है, हल्का सा कर्व रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। ये बनाया और जो हमारे रीढ़ की हड्डी का ये सेंटर है इसको प्लेस करना है यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है। इसके बाद ना तो हमारे राइट पाँव में कोई मूवमेंट होगी, ना ही फुट में, ना ही हमारे नी में, ओके। उसके बाद जो हमारी जो ये लेफ्ट लेग है, अभी मैं इधर आ रही हूँ, जो हमारी लेफ्ट लेग है उसको कैसे प्लेस करना है, जो हमारा ये है इसके बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना, इतना कि हम यहाँ पे कंफर्टेबल, ओके, इतना। ये मेरा पैरेलल है, ठीक है। अभी मैं बैठी हूँ, इसको इनर पोजीशन बोलते हैं, जब हम विदाउट वेपन और विदाउट हमारी कोई एक्सेसरी जब हम अपनी पोजीशन को देखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हमने नाक बंद की, हम अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को कर रहे हैं, लॉन्ग ब्रीथ ले रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, इनहेल एक्सहेल, उसमें फिर मैं बैठी हूँ। सबसे पहला मेरा काम क्या है, मेरे ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग चल रही है, लेकिन मेरे को मेरा माइंड जो है अपनी राइट फुट पे, राइट इस पे, नी पे, अपना जो हिप का सेंटर है कि हाँ ठीक है ये सेंटर है या नहीं है, फिर मेरी एल्बो कि मैं यहाँ प्लेस करती हूँ या जहाँ भी रेगुलरली मैं प्लेस कर रही हूँ वहाँ है या नहीं, उसको मैंने किया, ठीक है। ये मेरा ठीक है, ये भी मेरी पोजीशन ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जब हम 20 से 25 शॉट चला लेते तो हमारा पाँव धीरे धीरे ये टिल्ट होने लग जाता है, और हमारा ये पाँव कितना टिल्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए क्या करना है, ये वाला हल्का सा ये जो ये एंगल है इसको हमेशा स्ट्रेट रखना है, ठीक है। जो ये वाला एंगल है स्ट्रेट रखा, ठीक है। अब मैं आगे इसको उठाने का सेम वही तरीका है, अपने राइफल को उठाया, अपने थाइस पे रखा, स्लिंग अटैच की, सेम ऐसे ये वाला अपना जो लेफ्ट हैंड को लॉक किया, जो ये हमारी कोहनी होती है इसकी प्लेसमेंट होती है, ये हमारा सेंटर है, ठीक है, सॉरी हमारी नी का सेंटर है, उससे 15 सेंटीमीटर पीछे, सिर्फ 15 सेंटीमीटर पीछे तक हम रख सकते हैं। और अगर किसी को आगे रखना है तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर रहता है, ये मेरा सेंटर है नी का, तो यहाँ से सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही आगे रख सकती हूँ। ये नहीं है कि मैं ऐसे करके फायर कर रही हूँ, तो वो अलाउड नहीं है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है, ओके। जब हम NRI में जाते हैं मैच करवाते हैं तो सबसे अच्छी प्लेसमेंट होती है, आप यहाँ रखो और ये खींच लो, जो आपकी मूवमेंट होती है एल्बो में वो मूवमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। यू टेक दिस पोजीशन। फिर मैंने ये किया, अपना लेफ़्ट एल्बो रखी, सेम वही अपना शोल्डर बट अटैच किया पूरा प्रॉपर, मैं आगे नहीं देख रही पूरा, ठीक है। मेरे को यहाँ फील अच्छा आ रहा है, मेरी राइट लेग है वो प्रॉपर बिल्कुल रिलैक्स है, मेरी लेफ़्ट लेग रिलैक्स है, मेरा जो शोल्डर बट है वो भी रिलैक्स है, मेरी ब्रीदिंग, मेरा हाथ, मेरी ग्रिप अच्छा है, मेरा शोल्डर बट है उसकी पोजीशन भी अच्छी है, और मेरा जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट पाम है वो भी पूरा रिलैक्स है। फिर वही सेम ब्रीदिंग पैटर्न बहुत इसमें इफेक्टिव होता है, जितना आप रिलैक्स रहते हो उतनी अच्छी आपकी पोजीशन होती है, उतनी कम मूवमेंट होती है, ठीक है। तो मैंने रिलैक्स किया, नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ने हैं, ताकि इससे जो है हमारी जितनी भी पूरा ये रहता है ना कि जल्दी जल्दी में हम करते तो हमारा जितना भी मूवमेंट होती है या फिर जितना भी हड़बड़ाहट होती है वो सब निकल जाती है, ठीक है। मैं रिलैक्स किया, फिर वही सेम चीक का, अब ये देखो मेरा चीक बहुत ज़्यादा नीचे है इसमें, तो ये एडजस्टमेंट के पॉइंट्स होते हैं। इसको लूज़ किया, इसको ऊपर निकाला, ये पूरा नीचे सेट कर दिया और फिर वापस इसको टाइट कर दिया। ये टू शूटर डिपेंड करता है कि उसकी गर्दन कैसी है। फिर वापस से वही
कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं हमेशा अपनी नेचुरल जो स्टार्टिंग की पोजीशन है वहाँ से शुरू करना है कि अच्छा मान लो मैंने ये तो एडजस्ट कर लिया, उस बीच मेरा पाँव इधर आ गया, पता नहीं चलता क्योंकि बॉडी उस टाइम पे रिएक्ट करती है। ठीक है, वो चेक करना, अच्छा ठीक है ये भी ठीक है, मेरा ये लेफ़्ट लेग भी ठीक है, लेफ़्ट नी भी ठीक है, मेरी लेफ़्ट एल्बो भी ठीक है, फिर मैं ग्रिप पे आई, अच्छा ठीक है ग्रिप भी ठीक है, मेरा शोल्डर बट भी ठीक है। ठीक है, फिर वही सेम पूरा बॉडी को अंदर की तरफ बैठाना। अभी जब हम पोजीशन बनाते हैं, अब मैं बैठी हूँ तो मेरे सी फॉर्म हो रहा है ना, ये सी, तो हमेशा हमें इसका ध्यान रखना था। जब हम पोजीशन बनाते हैं तो हमें एक सी की शेप फॉर्मिंग करनी होती है, क्योंकि इसमें जो हमारा बॉडी वेट होता है वो मैक्सिमम हमारा हेड से लेके यहाँ तक आता है। जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसमें थोड़ा हाई है, क्योंकि प्रोन पोजीशन में हम बिल्कुल लाइन है, जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत कम है, तो वो बहुत सपोर्टेड पोजीशन है। लेकिन जब हम इसमें नीलिंग पोजीशन में आते हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से मूवमेंट के चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोन पोजीशन। इसके लिए सेम वही ये वाला मैक्सिमम वेट जो है आपका हिप और राइट लेग पे रहेगा, यहाँ भी नहीं जाना है, बिल्कुल पीछे भी नहीं जाना है, बिल्कुल यहाँ बैठे सेंटर, ये सी फॉर्म हो, हल्का सा पेट को अंदर की तरफ करना है, शोल्डर ये बिल्कुल ऐसे भी नहीं रखना है, बिल्कुल ऐसे भी नहीं रखना है, नॉर्मल जितना आप नॉर्मल खड़े रहते हो विश्राम में हम कैसे रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रहते, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, वो पोजीशन। ठीक है, हम ये आए सेम वही उस पोर्शन पे कोई भी मूवमेंट हुई वो चेक किया, फिर वही सेम ये उठाया, ठीक है। जो चीक की प्लेसमेंट है वो जितना रिलैक्स रहेगी उतना अच्छा। अब मैं बिल्कुल नीचे चली गई तो मेरे शोल्डर में इंजरी होगी, इंजरी इन द सेंस मूवमेंट होगी, क्योंकि मैंने ये उठा लिए नीचे चले। अब मैं बिल्कुल खड़ी हूँ तो मैं ये करूँ, मेरी गर्दन से मूवमेंट आ रही है। तो जितना रिलैक्स, जितना ईजी आप अपनी चीक को या अपनी पोजीशन को रखते हो उतने अच्छे आपका इम्प्रूवमेंट होते हैं, उतनी कम आप में जो है मूवमेंट होती है। ठीक है, ये रखा मैंने, बस ये इतना नॉर्मल। फिर वही सेम निकालने का क्या प्रोसेस, सबसे पहले इसको निकालो, यहाँ रखा, राइट हैंड से ये मैंने स्लिंग निकाल ली, राइफल रखी और मैंने अपनी पोजीशन तोड़ ली। ठीक है, यही रहता है। लेकिन जब भी फायरिंग लेन छोड़ते हैं या फिर पीछे आपको कोच बुला रहा है या फिर कोई भी बुला रहा है तो हमेशा सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। ठीक है, और जब भी जो ये नीलिंग वाले हैं सब जितनी हो सकता है उतनी, कम से कम 1-1 घंटा आप नीलिंग पोजीशन में बैठो, क्योंकि आपको 20 शॉट प्लस 15 मिनट ऑफ साइट है, मतलब आपको 35 मिनट तक नीलिंग पोजीशन में बैठ के रहना है मैच के टाइम पे। तो आपको उसके लिए 1 से 1.5 घंटा बैठे रहना ही पड़ेगा। आप फायर नहीं कर रहे हो, आपके बॉडी फायर कर रहे, आप पीछे जाओ, नीलिंग रोल लो, उस पर बैठो, अपनी पोजीशन को इनहेंस करो। ज़रूरी नहीं आपको वेपन रखना है, अपनी जो इनर पोजीशन है उसको डेवलप करो। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में जो हमारी स्लिंग, ये हैंड स्टॉपर है, ये हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम यूज़ करते हैं पाम रेस्ट। ठीक है, अभी हम आगे स्टैंडिंग पोजीशन। ये हमारी एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, इन सब जो 3P वाले हैं उनको सबको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या एडजस्ट हो रहा है। ये वाला जो हुक है इसको लूज़ करना है, सॉरी इस बोल्ट को लूज़ करना है, तो ये जो गैप है ये बढ़ जाएगा और इसके अंदर ऐसे लगाना है। इनकी प्लेसमेंट भी सही होनी चाहिए। ठीक है, ये राइफल रखा है, ये है, और ये ठीक है लास्ट तक। अगर किसी को ये है कि तो हाथ बड़े हैं तो वो हल्का सा आगे की तरफ, ये वही सेम शूटर टू शूटर डिपेंड करता है कि उसको कहाँ पे एडजस्ट कर रहा है या कहाँ पे उसको फील अच्छा आ रहा है। This you will have to do it on your own. हाँ, Okay? Nobody come and do it for you. అర్థమవుతుందా? రావాలి ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా నాకు ఏం కంఫర్టబుల్ ఉన్నాయి అట్లా. ఓకే, ठीक है। अभी स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे पहले वही सेम, प्रोन में हम क्या देख रहे थे, सेंटर ऑफ अलाइनमेंट में हमारी एल्बो कहाँ रहेगी, टारगेट के सेंटर। नीलिंग में हमारी नीलिंग रोल सेंटर रहेगा,
अभी स्टैंडिंग में, अभी मान लो ये अलाइनमेंट है, यही मान लो कि वहाँ से मेरा डायरेक्ट अलाइनमेंट आ रहा है स्टैंडिंग पोजीशन में। सबसे बेसिक जो पोजीशन है, मेरे शोल्डर की जितनी वेट है मेरे को उतने मेरे पाँव खोल लेने, ठीक है। अब मैं यहाँ, ठीक है, मेरे को ये लग रहा है कि मेरी मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा हो रही है, ओके, तो मैं क्या करूँगी, हल्का सा मेरा पाँव खोल लूँगी। तो जो मेरा बॉडी वेट है वो बिल्कुल डाउन हो गया, नीचे की तरफ हो गया। मोस्ट ऑफ यू, मतलब जो जिनकी स्टैंडिंग पोजीशन है वो बहुत ख़राब है, सब ऐसे शूट कर रहे हैं या फिर ऐसे शूट कर रहे हैं, तो वो नहीं होता है। जो हमारे पाँव पोजीशन वो टारगेट के परपेंडिकुलर रहेंगे, पाँव पैरेलल रहेंगे लेकिन टारगेट के परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। अभी आते हैं पोजीशन पे। सबसे पहले मैंने अपनी पोजीशन ली, ठीक है। मैं यहाँ पे रिलैक्स हूँ पूरा। जो बैक लॉक होती है स्टैंडिंग में, सबसे इम्पोर्टेंट है बैक लॉक, क्योंकि ये आपको मूवमेंट से बचाती है। हल्का सा अंदर की तरफ आए और ये, ठीक है, सबको ये हल्का सा अंदर आए, यहाँ से बॉडी वेट लॉक हो गया और ये। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर लॉक है, मेरी पोजीशन प्रॉपर लॉक है। फिर सेम ये मेरा पाम रेस्ट, सबसे पहले पाम रेस्ट पुट किया। अब जब हमारे पास स्टैंड होगा तो हम स्टैंड पे रखते हैं और फिर ये रखते हैं, सेम स्टैंड का भी 45 डिग्री। अब मैंने यहाँ रखा, मैंने मेरी एल्बो प्लेस की, ठीक है। अच्छा, ये यही पोजीशन नहीं, यहाँ नहीं आ रही, यहाँ रखती हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं रखती तो यहाँ रखती हूँ, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैम मैं यहाँ रख रहा हूँ तो यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ। ये वाला पोर्शन आप कहीं भी रख सकते, जहाँ आपको स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ये किया, नहीं हाथ ज़्यादा पीछे हो रहा है, हल्का सा आगे कर लो, ऐसे कर लो, मतलब पूरा इसका सपोर्ट लेना है। फिर मेरा शोल्डर बट है, ठीक है। मेरी जो टेल है, ये हमारी टेल होती है, बट का टेल होता है, ये हमारा हेड होता है। ये मेरा टेल है, प्रॉपर अलाइनमेंट है, मेरे को सपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि प्रोन में एडजस्ट है फिलहाल, तो ये थोड़ा ऊंचा है, नीचा हो गया है, ठीक है। पोजीशन में रखा मैंने, फिर मैं आई, ओके। तो ब्रीदिंग पे अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ऊंची हो गई हमारी, तो बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया। अभी जो मूवमेंट होगी बहुत ज़्यादा होगी, बट उसमें सेम वही। इसके लिए थाई, जो हमारी लोअर बॉडी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, और हमारी कोर मसल्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतनी हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब मैं यहाँ रख रही हूँ, हम जो हमारी पाम की प्लेसमेंट है लेफ्ट हैंड की, हम ये भी कर सकते हैं कि मेरे को तो ऐसे सूट हो रहा है, मेरे को तो ऐसे सूट हो रहा है, मतलब ये शूटर टू शूटर डिपेंड होता है कि उसको कैसे करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ, ओके। फिर वही आँख बंद करनी है आराम से, अपना पोजीशन को नीचे से लेके ऊपर अपनी पोजीशन को, इनर पोजीशन मतलब अपनी मसल्स को चेक करना, कोई स्टिफ नहीं है, कहीं से जोर तो नहीं आ रहा है, लेफ्ट जो मेरी लेफ्ट लेग है या राइट लेग है कहीं से खिंच तो नहीं रही है, या फिर कहीं मूवमेंट तो नहीं है, पाँव तो नहीं हिल रहे, ये हो गया। मैंने ग्रिप बनाई, शोल्डर को ऐसे नहीं रखना किसी ने भी, ठीक है, हमेशा बिल्कुल ये रिलैक्स, जितना हो सकता है उतना रिलैक्स। ग्रिप बनाया, इधर जा रहे हैं नॉर्मल भी। जब भी स्टैंडिंग फायर करते हैं, जो ब्रीदिंग है वो पेट के अंदर लेके जानी है और मुंह से छोड़नी है, ठीक है। हम चेस्ट में भरेंगे तो हमारी जो ये मूवमेंट है ये बढ़ेगी, ठीक है। रिलैक्स, ये किया पूरा, मैंने देखा, ठीक है, मेरा पूरा प्रॉपर रिलैक्स हो गया। सेम चीक की जो प्लेसमेंट है, जितना इजी आप चीक को रखोगे उतना इजी है आपके लिए। अगर मैं रख रही हूँ बिल्कुल ऐसे खींच के रख रही हूँ, तो कुछ टाइम बाद मेरी जो ये नस है यहाँ पे पेन होने लग जाएगा, और फिर मेरी बॉडी जाएगी रिलैक्स की तरफ। रिलैक्स की तरफ जाएगी तो वो इतना नहीं, अगर मैं यहाँ कर रही थी तो वो यहाँ आ जाएगी, तो मेरी जो जीरोइंग है, मेरा बैलेंस है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है, जितना भी है। तो जब भी पोजीशन लेते सबसे पहले 3 चीज़ें इसमें करती है, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और बैलेंस, कि ये 3 पोजीशन जो है आपकी कितनी अच्छी है। और इन सब को करने के लिए आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो सबसे गुड होनी चाहिए। गुड इन द सेंस आपकी लेग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कि आप खड़े हो, अगर 1 घंटा भी खड़े होना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कितना वो हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है। कि आप खड़े हो पा रहे हो बिना हिले डुले, ठीक है। फिर उसमें आपका कोर स्ट्रेंथ बहुत आता है। प्रोन में जब आप जाते हो वही सेम, प्रोन में हम पूरा चेस्ट तक रखते हैं ब्रीदिंग को। नीलिंग में आ गए, नीलिंग में हमारा ब्रीदिंग पार्टनर कितना है, क्योंकि हमारी पहली पोजीशन जो है वो नीलिंग पोजीशन है, तो हमारा जितना भी प्रेशर हैंडलिंग है या जो भी है हमें उसी चीज़ में ओवरकम करना होता है,
ओके। जब आप प्रैक्टिकल करोगे 1 बाय 1 सबकी एडजस्टमेंट। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, सभी अपनी एक एक डायरी और नोटबुक रखेंगे, ठीक है। डायरी और नोटबुक, क्योंकि जो पीप वाले हैं और प्रोन वाले भी, सॉरी ओपन वाले भी, इसमें जितनी भी एडजस्टमेंट है, जितनी भी, वो सब अपनी नोट डाउन करें। क्योंकि वेपन अगर हमारे पास कम है तो एक वेपन 2 बच्चों में शेयर हो रहा है, तो उसकी एडजस्टमेंट उसको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी चीज़ में कि मैम मेरे को ये समझ में नहीं आया, या किसी को अभी पोजीशन बना के देखनी है एक कोई भी, कि मैम मेरे को देखनी है, स्टैंडिंग देखनी है, नीलिंग देखनी है, प्रोन देखनी है, तो आप आ सकते हो। समझ में आया बाय द वे सबको? यस मैम। जिसको नहीं आया वो कम्युनिकेट कर लेना। बाकी मैं प्रॉपरली 1 बाय 1 किसी को भी, मैं लिटरली बता रही हूँ, अगर किसी को भी 1% भी ये लग रहा है ना मैम मुझे नहीं समझ, पर्सनली कॉन्टेक्ट टू मी। रेंज पे जितनी भी देर रहती हूँ, रेस्ट रहता है या जो भी रहता है, आप मेरे पास आके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके। अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा लो। मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये कि मैम मेरे से उठ नहीं रही है, मेरे को प्रोन ये दे, ओपन साइड दे दो, या मेरे को प्रोन साइड दे दो, ठीक है। अपनी जो जितना भी हो सकता है फ्री टाइम में बैठे हो तो ऐसे गॉसिप्स नहीं करनी है कि मैम ये कर रहे हैं, फलाना ये कर रहा है, ये कर रहे हैं। अपनी स्टैंडिंग की पोजीशन बढ़ाओ। स्टैंडिंग नहीं हो रही, मन उठ गया, नीलिंग करो, नीलिंग नहीं हो रही, प्रोन में लेट जाओ। लेकिन अकेले नहीं बैठना है, खाली दिमाग शैतान का, ठीक है। कुछ ना कुछ करते रहना है। प्रॉपर पोजीशन में ना, दोनों की प्रॉपर अलाइनमेंट ली, पैरेलल टू द टारगेट, और सॉरी पैरेलल टू द ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द टारगेट, ठीक है। अभी लो अपनी बैक लॉक करो। बैक लॉक का क्या बताया था? नहीं, ये करो हल्का सा अंदर, और ये, ठीक है। ये पोजीशन होगी हल्का, देखो इधर से मैं ये खड़ी हूँ, हल्का सा ये अंदर और ये, ठीक है। जो ये वाली सी फॉर्मिंग है बाहर की साइड, ये बनेगी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये और ये, जो मेरा वेट है वो यहाँ आ रहा है प्रॉपर, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। पूरा जो ऐसे खड़ी हूँ, ये मेरा वेट पूरा यहाँ आ गया। अब मेरी जो ये स्वे है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, वो नहीं होगा, ओके। चलो अभी रखो। सबसे पहले ग्रिप नहीं पकड़नी, यहाँ से पकड़ो। देखो मोस्ट वो वेपन हैंडलिंग जो होती है, जब हम स्टैंडिंग में खड़े होते हैं तो ये पोजीशन कभी भी ग्रिप से नहीं पकड़ना, क्योंकि ग्रिप बहुत ही मतलब एडजस्टेबल है, ये टूट भी सकती है, और ये इतनी कॉस्टली है कि हम सब मिलके भी इसको नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर, अब मैं ये खड़ी हुई, ये आई मैंने सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। बॉयज़ में से तो मेरे को किसी को भी ये नहीं चाहिए कि मैम मेरे से वेपन नहीं उठ रहा। अगर किसी ने यहाँ पे आके ऐसे बोला कि मैम मेरे से वेपन नहीं उठ रहा, तो देख लो, ठीक है। लॉक, ये पहले एल्बो प्लेस की। अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है, फिर भी मैं कर रही हूँ सेम ऐसे। बाई चांस स्टैंड नहीं है या फिर टूट जाता है, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, तो अपने को ये प्लेस किया। अब मैं पूरा प्लेस होगी, अब ये, ठीक है। अब मेरी राइफल नीचे जा रही है, तो मैं क्या करूँगी, इसको और नीचे कर दूँगी, तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर हम मेरी राइफल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। वहाँ से भी नहीं हो रहा, तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये दिख रहे हैं ना, इनको हल्का सा नीचे किया तो पाम रेस बड़ा हो गया, तो हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ गई। चलो आप पोजीशन लो। नहीं, देखो बैक को अंदर की तरफ खींचो और ये लेके जाओ, हाँ ठीक है। अब वेपन पकड़ो, हाँ प्लेस को अपनी कोने, ठीक है। अब लो, ठीक है। देखो एडजस्ट जब हम करते हैं ना, तो ये जो है इसकी लेंथ है वो आगे, जैसे इसका शोल्डर ये थोड़ा वाइड है कि मेरे को थोड़ा प्रॉपर चाहिए, तो हम इसको बाहर की तरफ भी निकाल सकते हैं। यहाँ से लूज़ करेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर वापस इसको, फिर वापस देखो ये है, अब पकड़ के रखना। ये मैंने खोल दिया, इसको टाइट किया पूरा इतना इसके अकॉर्डिंग, और ये वापस से टाइट हो गया, ठीक है। सेम ऐसे चीक के साथ है, ऊपर करना है ऊपर, नीचे करना है नीचे, एडजस्टमेंट। अभी अपनी ग्रिप बंद पकड़ो, ग्रिप पकड़ो, ठीक है। और ये चीक का हो गया, ये डाउन हो गया इसका, ठीक है, उतना टाइट हो गया। चलो अभी पोजीशन लो। अभी थोड़ा तुम लोगों को अभी नया नया है वेपन हैंडलिंग में, तो सबसे पहले हम काम करेंगे अपनी पोजीशंस पे। फायर हम 2 दिन बाद भी कर लेंगे, चलेगा। लेकिन जब अगर आपकी अच्छी पोजीशन है, अगर आप वेपन हैंडलिंग आपका अच्छा है, तो आप स्कोर अपनी आप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करोगे, ठीक है। इसको देखो,
वेपन को जितना अपने पास रखोगे ना आप लोग, जितना अपने पास, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा आपको। अभी इसने क्या कर रखा है, ये वेपन ऐसे पकड़ रखा है ना, ये मेरा नहीं है, ये किसी और ही का, ठीक है ना। इसको जितना हो सकता है अपने पास, बस ये है कि चेस्ट के आपके टच नहीं होना चाहिए। जितना हेयर लाइन होती है ना अपना, उतना भी गैप होगा चलेगा, बस टच नहीं होना चाहिए, उतना गैप भी चलेगा आपको, ठीक है। जितना हो सकता है ये लो, इतना इतना क्लोज, ठीक है। मैं यहाँ आ रही हूँ, मेरे को ये आ रहा है, ओके ठीक है पूरा, तो मैंने ये चीक प्लेस कर दिया, ठीक है। अभी हाँ प्रॉपर बनाओ। अभी इसको जैसे नहीं, आराम से रखो, जितना हो सकता है ना उतना आराम से रखो। मेरा सामान रखवा दिया अरुण। ठीक है। जो ये हमारा शोल्डर बट है, ये जितना कांटेक्ट में रहेगा, जितना हमारे शोल्डर के टच में रहेगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके चलो अभी चीक रखो अपना, नहीं इसको बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बिल्कुल आराम से। हाँ दिख रहा है ऊंचा है, इसके चीक पूरा ऊंचा है, थोड़ा ऊंचा, ठीक है। तो थोड़ा नीचे है। नीचे ऊपर करना। हाँ देखो, तो इसको ये एडजस्ट खोला और इसको पूरा, अभी देखो मैं क्यों बोल रही थी कि राइट की तरफ रख सकते हैं, कि ये अपना हैंड यूज़ करके इसको लूज कर सकता है, इसको भी लूज कर सकता है, और स्टैंड पे रख के अपने एलन की लेके इन सब को भी सेट कर सकता है, क्योंकि इन सब की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड है। तो ये इजी टू रिमूवेबल होते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा कोच पीछे नहीं है, मेरी मैम पीछे नहीं है, मेरे सर पीछे नहीं है, और मेरे को नीड है एडजस्टमेंट की, चल रहा है सर नहीं मिल पा रहे या आ नहीं पा रहे हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ। जब आप इसमें आओगे तब आप सारे एडजस्टमेंट सीख जाओगे कि ठीक है मेरा ये बट थोड़ा अंदर की तरफ है, मेरे को इसको बाहर की तरफ रखना है, ये मेरा बाहर है तो मेरे को इसको अंदर रखना है, ये ऊंचे हैं तो मेरे को नीचे करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली करोगे, पीप साइड वाले कल हम सबको इसे पीप साइड प्रोन से फायर करवाएंगे, तो सब आपको पता चलेगा कि कैसे ये फायर करती है, कैसे इसका ट्रिगर का कितना वेट है, इसका देखने का तरीका क्या है, जो इसका वेपन है इसको पहनते कैसे हैं, किट वगैरह है वो सब कैसे हैं। मैडम इसके कंपटीशन कहाँ होते हैं बच्चों के? हाँ इसके कंपटीशन कहाँ होते हैं, जैसे एनसीसी की जो आईडीएसएससी हो रहा है, ये एनआरआई के अंडर में स्टेट में आता है, तो आप लोगों की अभी स्टेट है, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मेरी स्टेट हरियाणा होगी, तो हरियाणा में जितने भी शूटर है वो सारे एक साथ कम्पीट करेंगे। हरियाणा हो गया एक, आपकी आईडीएसएससी स्टेट हो गया, डीजीएनसीसी स्टेट हो, फिर इसके बाद आप जाते हो जीवी मावलंकर, वहाँ पे आपका कंपटीशन होता है, फिर उसके बाद जाते हो आप नेशनल्स के लिए, जोनल होते हैं कि आपको साउथ जोन दे दिया, आप साउथ में हो, आप साउथ जोन खेलोगे, ईस्ट जोन खेलोगे, नॉर्थ वेस्ट सेंटर जोन जितने भी हैं इनमें पार्टिसिपेट करते हो। उसके बाद जब एमक्यूएस क्लियर होता है या फिर आप मेडल लेते हो, फिर आप नेशनल में जाते हो, नेशनल में स्कोर बढ़ते जाते हैं, नेशनल इवेंट बढ़ता जाता है, स्टेट लेवल पे हैं तो एमक्यूएस छोटा रहता है, जब प्री नेशनल आता है उसमें पूरा इंडिया पार्टिसिपेट करता है, उसमें भी बढ़ जाता है, फिर आप नेशनल लेवल पे जाते हो जहाँ आपको इंटरनेशनल शूटर्स मिलते हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट मिलते हैं, तो उसके साथ जो आपका एमक्यूएस है, क्वालिफाइंग स्कोर है, या फिर आपका इंडिया टीम की ट्रायल्स के लिए, तो वो आपका जो एमक्यूएस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अंदर इसका ये होता है, लेकिन आप छोड़ दो, ठीक। मैडम इससे बच्चों को, कैडेट को क्या फायदा? बिल्कुल रोल भी मैट भी है, नहीं सर ये स्लिंग दिखाओ, हाँ ये स्लिंग है ना, स्लिंग है तो ये भी है और वो वाली भी है, दोनों ही है, दोनों नीलिंग रोल का है। लिविंग रूम नहीं है, ठीक है। ये मैट है ना सर, तो ना मंगवाऊँ फिर अभी उनसे, मंगा लेते हैं, मैट कल आ जाएंगे, मैट तो है। मैट है सर, फिर मंगवा लेते हैं ना सर, उधर भी लेके जाएंगे। नहीं मैट नहीं है, ये मैट है ना, शूटिंग मैट ये है, मैट्रेस है, हाँ शूटिंग मैट्रेस, सॉरी शूटिंग मैट ही मैट है, ही है, तो वही बोल रहा हूँ। ये क्या है? ठीक है, किट है यहाँ, ये पैंट है, रेड एंड ब्लू एंड रेड अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक। और 4 हैं देखो, 4 है, ये है देख, 4 और है, वॉल्टर के 4 और चाहिए, 4 और 3 8 हो गए तेरे पास। रॉन्ग बच्चे, ये कैसे पकड़ रहा, देख ऐसा अगर ऐसे कर लेगा, ओके अगर आपको जहाँ पे कंफर्टेबल है आप रख సో सकते हो। అట్లా పొజిషన్లో మీకు అట్లీస్ట్ యూ టు బి దేర్ ఫర్ 1.5 hours 2 hours, ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ a 1 hour match you should be continuously standing for 2 hours, okay. then the stamina will come, patience. అమ్మా ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాను, అయ్యో అదే స్వెటింగ్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ స్లీపీ, तो फिर अर्जुन की आँख तो अर्जुन का नींद बंद होगी फिल्मों में,
Then you will not be able to see the eye of the fish. You will be only seeing the entire universe only. Okay. This is the platform to make you Olympian. Okay. You can become an Olympian. You can represent the country. Okay. Yes or no? Yes, sir. Aim for the sky. All right. Yes, sir. This is the beginning. You're sitting now here, Kakinada. Maybe you'll be in some foreign land representing the country. Yes or no? Yes, sir. That's right. Continue. जब होता है रिनॉल्ड शॉट एमक्यूएस के बाद जो होता है, तो जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जब आप वेपन खरीदते हो तो आपको, मैं रिनॉल्ड शॉट नहीं हूँ मान लो, तो मेरे को वेपन मिल रहा है 330 lakhs, लेकिन जब आप रिनॉल्ड शॉट आ जाते हो वही वेपन आपको 250 के अराउंड मिल जाता है। तो जो आपकी कॉस्ट होती है वो आपकी मिनिमाइज हो जाती है। मतलब अगर आप जितना स्पोर्ट्स में जाते हो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपका वेपन हो गया, सर्टिफिकेट आपको इसीलिए करता है, आपकी आईडी बनती है, आपकी मेंबरशिप बनती है, आप कहीं भी आपका वेपन कैरी करते हो विदाउट लाइसेंस। ये वाला इसके आपको .22 के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको नेशनल क्वालिफाई करना पड़ेगा, रिनॉल्ड शॉट होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कैरी कर रहे हो बाई चांस आपकी अंडर गोइंग प्रोसेस है आपका लाइसेंस, तो आप शूटर आईडी बनती है, उसको दिखा के आप कहीं भी इसको वेपन को लेके जा सकते हो। फिर उसके बाद अब मैं मान लो टॉप 8 में आ रही हूँ, जब इसका 3P इवेंट में हमारा फाइनल होता है, हमारे 2 क्वालिफिकेशन राउंड्स होते हैं 3P इवेंट में, सॉरी क्वालिफिकेशन एक होता है, फिर उसके बाद मेडल के लिए हमें अलग से लड़ना पड़ता है। इसमें होते टॉप 8 शूटर्स आते हैं, पूरे ऑल इंडिया में सभी बच्चे फायर करेंगे 3P में, जो टॉप 8 रहेंगे उनका फिर अलग से कंपटीशन होता है 45 शॉट्स का। ठीक है, 15-15 ईच पोजीशन, उसमें उनका साइटिंग टाइम भी इंक्लूड होता है, वो भी बहुत मिनिमम हो जाता है, आपको 6 मिनट 7 मिनट और 9 मिनट के अंदर चेंज करना पड़ता है विद इन साइटर भी उसके अंदर ही इंक्लूड होता है। इतना फास्ट प्रोसेसिंग इसका जो है फाइनल होता है। अगर आप इसमें मेडल लेते हो तो आपको साइंस स्पॉन्सर करता है, उसके अंदर आपको वो रहने का अकोमोडेशन, आपकी फूड, आपकी फ्री ट्रेनिंग, आपको वेपन, आपको एम्यूनिशन मिलता है, बेस्ट कोचेस मिलते हैं, फॉरेन से कोचेस मिलते हैं, आपको फिजियोथेरेपिस्ट मिलते हैं, आपको जो वहाँ का पूरा रेंज है वहाँ की, आपको मतलब पूरा रहने का खाने का हो गया, आपको कोचेस हो गए, सब कुछ आपको फ्री होता है। प्लस आपको वो कुछ पे भी करती है ताकि आप अपना जो अपना अलग से फूड है, अपनी डाइट है, वो उसको आप मेंटेन कर सको। 1 साल के लिए आपको वो अपने अंडर में रखती है। अगर आप कंटिन्यू ये कंटिन्यूसली में आप उनको परफॉर्मेंस दे रहे हो, फिर आपके कंपटीशन होते हैं। अगर आप टॉप 3 टॉप 2 में आ रहे हो, आपको वर्ल्ड कप खेलने को मिलता है, आपको एशियन गेम्स मिलते हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स मिलती हैं। जब ये कंपटीशन खेलते हैं तो हमारे एक क्वालिफिकेशन रख देते हैं कि अगर आप एशियन में गोल्ड मेडल लेके आओगे, ब्रोंज लेके आओगे, सिल्वर, तो आपको ओलंपिक कोटा मिलते हैं। फिर ओलंपिक कोटा के थ्रू जो वहाँ पे मिलते हैं, फिर हम ओलंपिक्स जाते हैं। मतलब ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स को कंटिन्यूटी करते हो तो आपको बहुत सारे एडवांटेज है। बाई चांस कि ठीक है मैं नहीं मतलब कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू आपकी वैकेंसीज निकलती है, आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस सब में निकलती है, आप अप्लाई करते हो, वहाँ पे आपको बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट विदाउट एग्ज़ाम, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता, आप जाते हो, आपको स्पोर्ट्स ट्रायल देनी होती है, जिस इवेंट में आप हो, जिस इवेंट की वैकेंसी निकली है, आप वहाँ पे जाओ, ट्रायल दो, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो आप मेडिकल दो, आप सिलेक्ट हो गए, आपकी ट्रेनिंग बहुत ही कम होती है, आपके मेडल पे डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरनेशनल मेडल है तो आपकी ट्रेनिंग भी नहीं होगी। और अगर आप लेकिन उन्होंने एक एमक्यूएस दिया कि आप इतने से ऊपर मारो हम आपको ले लेंगे, ले लिया उन्होंने, मेडल नहीं है लेकिन अच्छी है, आपका रैंकिंग अच्छी है, तो आपको 1 महीने 1.5 महीने जो बेसिक ट्रेनिंग होती है कि आप एक फौजी हो, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है। फिर आपको मऊ जो आर्मी की रेंज है, बहुत बढ़िया रेंज है, आपको वो मिलती है, फ्री कोचेस, वहाँ पे रहना, आपका जो भी है आपको कोच मिलेंगे, आपको जहाँ जाएंगे आपके इवेंट होंगे, आपको लेके जाएंगे, वो आर्मी की टीम जाती है, प्लस आप आर्मी को रिप्रेजेंट करते हो ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स होते हैं वहाँ पे भी आप जाते हो, जितने ये अपने सर्विसेज के टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ जाते हो। बात बेसिक ये है कि आप जितना इसमें करोगे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, और ये आपके लिए बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 50 मीटर 3P जो है या 50 मीटर इवेंट बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एनसीसी आपको इतने अच्छे वेपन दे रही है, एम्यूनिशन दे रही है, प्लस ट्रेनिंग दे रही है,
तो इसमें अपना बेस्ट करो, निकलो इसी नेशनल के थ्रू, ठीक है। जब आपको सर्टिफिकेट होता है तो आप स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। जितना भी आप कर सकते हो अपना बेस्ट देना है। ये नहीं है कि सिर्फ मेरे को IDSSC जाना है, मेरे को वो टी-शर्ट पहननी है या फिर मेरे को एक कैंप लगाना है C सर्टिफिकेट के लिए, नहीं। अगर आप इस गेम में उतर रहे हो तो इतना अच्छे से उतरो, इतना अच्छे से इसके अंदर जाओ कि ठीक है, अगर मैं कल को अगर छोड़ भी रहा हूँ तो 4 लोग मेरे को जाने कि हाँ ये बंदा या ये बंदी थी, इसने इतना अच्छा किया, इतना बेस्ट किया है अपना, ठीक है। सभी को जितना भी हो सकता है अपना सारा प्रॉपर अच्छे से करना है, डेडिकेटेड होके। अच्छा है अगर आप IDSSC के लिए मेडल लेके आओगे, वेल एंड गुड, आपके लिए भी गुड है और स्टेट के लिए, अपनी जो डायरेक्टरेट है, अपनी डायरेक्टरेट स्टेट ही है, अपनी स्टेट के लिए भी अच्छा है। GV मावलंकर जाओगे, GV मावलंकर का तो इतना बेनिफिट है, अगर आप में से कोई भी 1 मेडल 2 मेडल लेता है, आर्मी रेलवे आपको CISF BSF डायरेक्ट हायर करती है, आपको डायरेक्ट कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की आपको ये पोस्ट देती है और आप उनके अंडर में सिर्फ आपको पोस्ट मिली है। जॉब का आपका इतना नहीं रहता, आप अपना ट्रेनिंग करो, आपको सेंटर देगी कि हाँ आप यहाँ रह के ट्रेनिंग करो, आपका एमिनिशन देगी, लाना ले जाना सब आपका फ्री रहता है। मतलब ये कि एडवांटेज बहुत हैं, यहाँ से मिल रहा है फ्री सब कुछ, तो इसको ग्रैब करो, पकड़ो इसको, ठीक है। रखो अपना पूरा, सिर्फ यही नहीं कि मैं ठीक है IDSSC जा रहा हूँ, मैं बस